अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है मनी एंड कैपिटल मार्केट और ये यूनिट 6 आपके सामने पेश है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। इसमें फॉरेन करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। तो थोड़ा सा ये लेंथी यूनिट है एंड वी विल हैव टू स्पीड अप दी। सबसे पहले चीज़ है जी फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आप अक्सर सुनते होंगे कि डॉलर और रुपये का मिसाल के तौर पे एक रेट डिटरमिन होता है। जैसे आजकल एक डॉलर 281 रुपीज़ का है। तो कैसे ये रेट डिटरमिन होता है? व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एक्सचेंज रेट? नंबर वन फैक्टर इंटरेस्ट रेट। पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट रेट हैं और यूएसए में क्या है जिसकी बेस पे करेंसी की डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन होती है। फिर इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क में क्या है, वहां पे क्या है, तो दोनों करेंसीज की वैल्यू को अफेक्ट करता है। देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे क्या हैं और उनके क्या वो इफेक्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं और मार्केट सेंटीमेंट यानी मार्केट में बैठा इन्वेस्टर क्या सोच रहा है। तो ये 5-6 फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि एक करेंसी का दूसरी करेंसी के हिसाब से क्या एक्सचेंज रेट होगा। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट बनाने की भी दुनिया में मुख्तलिफ रिजीम्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम हैं। नंबर वन सिस्टम तो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, पैक्ड एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं। इसमें फिक्स कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिक्स कर दे 100 रुपए का एक डॉलर होगा, पाकिस्तान में इस रेट से बिकेगा। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। इसके लिए फिर गवर्नमेंट को बहुत सारे डॉलर्स और बहुत सारा फाइनेंशियल बैकअप कुशन रखना होगा। सेकंड है क्रॉलिंग और एडजस्टेबल पैग रेट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि रेट फिक्स ही रखा जाता है लेकिन पीरियोडिकली सेंट्रल बैंक एडजस्टमेंट्स कर सकता है। मसलन 100 रुपए का डॉलर फिक्स कर दे और हर 3 महीने बाद उसमें 2 या 3 रुपए का इजाफा करता रहे। फिर करेंसी बोर्ड मैनेज अरेंजमेंट सिस्टम होता है। उसमें एक नेशन अपने एक फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है सेकंड सेकंड नेशन के हिसाब से, लेकिन उसमें कुछ करेंसीज, जितनी करेंसी मुल्क के अंदर चल रही होती है उतनी करेंसी के हिसाब से फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। फिर जो सबसे ज्यादा चल रहा है जी वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है। इसमें एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई की फैक्टर्स पर डिटरमिन होता है। जैसे अक्सर आप दुनिया के अक्सर मुल्कों में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में डॉलर्स की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी वैल्यू अप डाउन होती है। फिर मैनेज फ्लोट रेट होता है। दुनिया के अक्सर मुल्कों में सेंट्रल बैंक्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फॉरेन करेंसी स्पेशली डॉलर की वैल्यू एक खास हद तक ऊपर नहीं जाने देते, जिसके लिए वो मार्केट में डॉलर्स की मजीद सप्लाई इंश्योर करते हैं। अच्छा, फिर करेंसी यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है। दुनिया के कई मुल्क मिलकर आपस में करेंसी यूनियन बना लेते हैं और एक करेंसी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन में यूरो जोन है जिनके 17-18 मुल्कों की ये एक करेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन करेंसीज का बहुत रोल होता है क्योंकि जाहिर बात इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर, पाउंड, यूरो या इंटरनेशनल होती हैं। इसमें इनका रोल ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को ये करेंसीज फैसिलिटेट करती हैं। ट्रांजैक्शंस इनमें लिखी होती हैं। इंपोर्ट कास्ट भी इन्हीं की बेस पे डिटरमिन होती है, शिपिंग कास्ट क्या होगी, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल करेंसी में होती है। एक्सचेंज रेट के रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है। टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट इनका आता है क्योंकि फॉरेन जो इंटरनेशनल करेंसीज होती हैं उसी की बेस पे टूरिज्म और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो दूसरे मुल्कों के स्टॉक एक्सचेंजेस में की जाती हैं वो इस बेस पे डिसाइड होती हैं। अच्छा, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है उसको अगर आप मैनिफेस्टेशन देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है जिसमें एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू दूसरे मुल्क की करेंसी की वैल्यू के हवाले से बहुत कम या ज्यादा हो सकती है। अमूमन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के हिसाब से ये कम होती है। तो ट्रांजैक्शन कास्ट उसके साथ अटैच होती है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सेटलमेंट के लिए हमें वो कास्ट पे करनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन रिस्क भी होता है। फिर इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे हम देखेंगे। सबसे जरूरी चीज होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट रेट। स्पॉट रेट होता है जो डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे आज का रेट हो, यानी जितने पे आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। तो स्पॉट रेट जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे बनता है। किसी मुल्क की करेंसी की किसी मुल्क में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उसके हिसाब से वो रेट डिटरमिन हो जाता है। हाँ, बजाते खुद जो करेंसी का रेट होता है वो भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स पे भी इम्पैक्ट करता है कि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट कितना रेट कितना है, वहाँ कितना है, इन्फ्लेशन रेट क्या है और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज क्या हैं। जो स्पॉट रेट की इम्प्लीकेशंस होंगी वो हमारी पूरी फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंट एरियाज में वो इफेक्ट हो रही होंगी। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर उसको पर्टिकुलरली देख रहे होंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट है जी क्रॉस रेट। क्रॉस रेट्स क्या है कि जब एक करेंसी का दूसरी करेंसी में तबादला किया जाए तो वो क्या रेट होता है, जबकि वो दोनों करेंसीज ऑफिशियल करेंसीज ना हों उस मुल्क की। जैसे हमारे मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पे हम जापानीज करेंसी का देख लें, यूरो के साथ क्या रेट होगा, दोनों हमारी ऑफिशियल करेंसियां नहीं है। तो क्रॉस रेट उनका कैसे डिटरमिन होगा, उस डिटर्मिनेशन के लिए एक थर्ड करेंसी बीच में यूज की जाती है और मैथमेटिकली ये एक फार्मूला यूज किया जाता है कि एक थर्ड करेंसी को बेस बनाया जाता है। अमूमन वो यूएस डॉलर या यूरो होता है।
तो एक करेंसी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से मालूम कर दी जाती है, दूसरी की भी डॉलर के हिसाब से मालूम कर दी जाती है, और जो वैल्यू आए उनको फिर इससे आपस में मल्टीप्लाई करके ये एक क्रॉस रेट मालूम कर दिया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलर्स कौन से होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करा रहे होते हैं और इसमें फंक्शंस कर रहे होते हैं। फिर इसमें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको स्टेट बैंक ने ऑथराइज किया होता है। हमारे यहाँ कुछ एक्सचेंज कंपनीज हैं, अदरवाइज बाकी दुनिया में इन्वेस्टमेंट बैंक्स या दूसरे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मार्केट मेकिंग में ये अपना किरदार अदा करते हैं। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी की इंश्योर करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, देन प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी के हिसाब से क्या प्राइस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जैसे यूरोपियन करेंसी यूनियन है, यूरो इन्होंने डेवलप किया और दुनिया की यूरोप के 8-10 मुल्कों ने इनिशियली, और अब तो ये 18-19 मुल्क हो चुके हैं जिनमें ये एक करेंसी मूव हो रही है। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट भी चले हुए हैं। फिर करेंसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली ये टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट होती हैं उनके रिस्क से बचा जा सके। मसलन आज कोई फैक्ट्री किसी बैंक के साथ डील कर देती है कि हम आपसे सपोज $5,000 आज खरीद लेते हैं 285 के रेट पे। ऑफिशियल रेट अभी 280 है, लेकिन हम ₹5 ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर कल को डॉलर का रेट 300 भी हो जाए तो आप हमें डॉलर ₹285 के हिसाब से सप्लाई करेंगे। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम फ्यूचर के अपने रिस्क को हेज कर लेते हैं। इसमें फिर कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है। आप जितने डॉलर लेना चाहें रेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और मैच्योरिटी डेट भी कर सकते हैं। इस तरह फॉरवर्ड रेट एक यूज कर सकते हैं फ्यूचर के हवाले से, जिसमें आप अपना रिस्क जो है उससे महफूज हो सकते हैं और मैच्योरिटी डेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और टाइप है करेंसी फ्यूचर्स। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये नॉर्मली पार्टीज के दरमियान हो रहे होते हैं। इन्हीं की एक टाइप है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो बाकायदा डिफरेंट मर्केंटाइल एक्सचेंजेस पे, जैसे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंजेस हैं, उन पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये ज़रा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और इनके फीचर्स बिल्ट होते हैं और इनकी बेस पे ही उसको खरीदा जा सकता है और कल को आप उन्हें बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी इनके उसी तरह डिटरमिन होते हैं। ये फॉरवर्ड की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होते और ये सिर्फ एक्सचेंजेस पे यानी स्टॉक एक्सचेंजेस पे या मर्केंटाइल एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड हो रहे होते हैं। और जितने भी ये लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है जो ब्रोकर के पास उन्होंने रखना होता है। अच्छा जी, इसके बाद इनका कंपैरिजन दिया गया है फॉरवर्ड्स और फ्यूचर का। उनमें मेन डिफरेंस ये है, दोनों ही फ्यूचर के लिए रेट इस्तेमाल होते हैं और दोनों का मकसद ही हेजिंग होता है। बस एक जो होते हैं उनको फॉरवर्ड को कस्टमाइज किया जा सकता है जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं। मार्केट टाइप जो होती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द मार्केट में सेल होते हैं। ओवर द मार्केट यानी दो पार्टीज के दरमियान आपस में, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो करेंसी एक्सचेंजेस पे या स्टॉक एक्सचेंजेस पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी जो होता है फॉरवर्ड में वेरी करता है और फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं चाहिए होता, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रोकर के पास मार्जिन चाहिए होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसकी इस तरह की कंडीशन नहीं होती। फिर एक करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। करेंसी ऑप्शंस आर contracts which basically a type of financial derivative that grants the holder the privilege without imposing a duty to swap one currency for another at a fixed exchange rate on or before stated date of expiry। ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो फ्यूचर के हवाले से आप बाई कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि आप किसी पार्टी से कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर में सपोज $25,000 चाहिए और उसके एक रेट स्पेसिफाई किया जा सकता है, सपोज 3 महीने बाद, या उसकी टर्म भी स्पेसिफाई की जा सकती है। तो उसकी बेस पे ये आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये फिर आपकी ड्यूटी नहीं बन जाती, आपकी ऑप्शन पे होता है कि आप इसको एक्सरसाइज करें या ना करें। तो ये भी बेसिकली करेंसी हेजिंग का एक तरीका होता है ताकि आप फ्यूचर के रिस्क से बच सकें। अमूमन ये जो करेंसी ऑप्शंस होते हैं ये करेंसी पेयर के हिसाब से इनका रेट डिटरमिन होता है। जैसे यूरो टू यूएस डॉलर का हो गया या यूएस डॉलर तो जापानीज येन का हो गया, और स्ट्राइकिंग प्राइस इनकी होती है जिसकी बेस पे ये होते हैं। एक्सपायरी डेट इनकी होती है। इसमें भी यूरोपियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल फॉलो किया जाता है। कुछ एक्सपायरी डेट से पहले भी ट्रेड हो सकते हैं और कुछ उसके बाद भी। और करेंसी ऑप्शंस के साथ आप अपना फ्यूचर जो रिस्क है उसको हेज कर सकते होते हैं, स्पेशली अगर आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप फ्यूचर के जो मूवमेंट्स, अनफेवरेबल मूवमेंट होती है एक्सचेंज रेट में, उसको हेज कर सकते हैं। और प्राइमरीली ये रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं जिससे आप रिस्क हेज कर सकते हैं।
प्रीमियम वगैरह आपको इसमें कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन ये ओवरऑल आपकी उस कास्ट से कम होता है। फिर करेंसी स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप एक करेंसी में लिया गया डेट स्वैप कर